आज हम लोग चैप्टर 4 संविदाओं के पालन के विषय में ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सबसे लंबा चैप्टर है आपका। इसमें 37 चैप्टर सेक्शन से लेकर के 67 सेक्शन तक है। संविदाओं का पालन, तो परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा संविदाओं के बारे में, तो उसके बारे में आपका चैप्टर 4 बताता है। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था, समाश्रय संविदाएं क्या होती हैं। तो समाश्रय संविदाओं के सेक्शन को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। नेक्स्ट आपका है संविदाओं के पालन के विषय में ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा, तो परफॉर्मेंस किसके द्वारा किया जाना चाहिए? दोनों पार्टीज के द्वारा किया जाना चाहिए। एक पार्टीज कोई काम करने के लिए कहता है तो दूसरे पार्टीज को भी उस काम को करना होगा। उस काम के बदले में अगर उसने कुछ मूल्य देने के लिए कहा है तो उसको करना होगा। तो परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में आपके सेक्शन 37 से लेकर के 67 तक में बताया गया। इसको कई भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो जिनका पालन करना होगा, जिसका परफॉर्मेंस करना होगा उसके बारे में, तो उसके बारे में आपका 37 से लेकर के 39 तक में बताया गया है कि ऐसी संविदाएं हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसी संविदाएं हैं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, जिसको परफॉर्म करने की आपकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जो पक्षकार है, जो वचन दिया है जिसने, उसके द्वारा परफॉर्मेंस करना होगा, या जिसने प्रस्थापना की हो, पालन करने की प्रस्थापना दी हो, उसके द्वारा पालन करना होगा। तो ये पक्षकारों पर ऑब्लिगेशन है, पार्टीज के द्वारा उसकी पालन करे, वचनों का पालन करे या पालन करने की प्रस्थापना करे, जब तक कि इस अधिनियम के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा उसको मुक्ति प्रदान ना कर दी गई। मुक्ति का मतलब कि जैसे जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है वहां पर पालन नहीं करना होगा। तो ये 37 क्या किस बात में बात करता है, तो ऑब्लिगेशन बताता है पार्टीज में। तो कौन परफॉर्म करेगा? वचन का पालन करने वाला या पालन की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि पालन से अभी मुक्ति दे दी गई है तो वहां पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल। अगर रिफ्यूज कर दिया गया है, जो उसका रिफ्यूजल कर दिया गया है, तो उसका प्रोमिसर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई सामान बनाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया, तो सामान बनाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया, बाद में कहते हैं ठीक है मत आना, बाद में हमने कह दिया मत आना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसको? प्रॉमिसर को पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस व्यक्ति को मैंने बुलाया था अब वो पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। तो रिफ्यूजल का क्या प्रभाव होगा कि उसको पालन करने की आवश्यकता वहां पर नहीं होगी। अब अगर प्रॉमिसी के द्वारा रिफ्यूजल कर दिया गया है, जो वचन ग्रहीता है उसके द्वारा पालन करने की रिफ्यूजल कर दिया गया, तो भी वहां पर पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर जो था वो प्रॉमिसर का था, और यहां पर किसका है? प्रॉमिसी का है, वचनदाता, और यहां पर वचन ग्रहीता। यहां वचनदाता ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया पालन करने से। यहां पर वचन ग्रहीता ने रिफ्यूज कर दिया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका है संविदाओं जिनका पालन करना होगा 37 से लेकर के 39 में। अब ऐसी संविदाएं जिनको पालन करना नहीं होगा, जिसमें पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें आपका सेक्शन 62 से लेकर के 67 तक में बताया गया है कि जिसमें पालन आपको नहीं करना होगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जिसको पालन करना होगा, जिसको परफॉर्म करना होगा, और जिसको परफॉर्म नहीं करना होगा उसके बारे में सेक्शन 62 से लेकर के 67 तक में बताया गया। तो सेक्शन 62 क्या कहता है? तो सेक्शन 62 जो है नोवेशन के बारे में बताता है, नवीनीकरण, रिवीजन के बारे में बताता है, अल्टरेशन के बारे में बताता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी संविदा में क्या कर दिया है, नवीनीकरण, जो पहले सी चीज थी उसमें कुछ हमने चेंज कर दिया। जैसे मान लेते हैं 5 क्विंटल गेहूं के लेने के लिए संविदा किया, 5 क्विंटल गेहूं के बाद में मैंने कहा नहीं 2 क्विंटल गेहूं भेजना, तो ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, नवीन हो गया, नोवेशन हो गया। उसके बाद अल्टरेशन कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया, तो ये यहां पर आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? जो पहले मैंने चीजें कहा था अब उसको नहीं पालन करना। 5 किलो के बारे में नहीं बात करना, अब 2 किलो के बारे में बात करना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया है। उसके बारे में डिस्पेंस विद, मान लेते हैं कि क्या कर दिया,
हमने पालन करने के लिए कहा और लेकिन उसको क्या कर दिया, उसने डिस्पेंस ऑफ कर दिया। तो यहां पर भी पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने किसी व्यक्ति को बुलाया फिर बाद में मना कर दिया कि मत आना, तो क्या हो गया, डिस्पेंस कर दिया उसको। उसके बाद आता है कि सेक्शन 64, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वाइडेबल अगर एग्रीमेंट होता है तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो यहां पर इक्विटी की बात करता है, साम्य का पालन करना होगा। सेक्शन 64 और 65 इक्विटी से रिलेटेड है। अगर वाइडेबल एग्रीमेंट के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु प्राप्त कर ली है तो साम्य आपको बरतनी होगी, जो वस्तु आपने प्राप्त की है उसको वापस कर दें, ये इक्विटी का सिद्धांत कहता है। उसके बारे में अगर सेक्शन 65 जो है वाइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या हो गया, वाइड हो गया, तो वाइड एग्रीमेंट हो गया तो वहां पर भी इक्विटी आपको बरतनी होगी, साम्य बरतनी होगी। मतलब कि जो चीजें आपके पास है उसको दे दीजिए। अब मान लेते हैं आपने पहले उससे 5,000 रुपए ले लिए थे, बाद में पता चला कि संविदा क्या हो गई है, शून्य हो गई, सही नहीं था, गलती से उसने दे दिया था, वाइड करा दिया उसको, तो 5,000 रुपए आपने प्राप्त किया, उसको वापस कर दीजिए। यह इक्विटी का सिद्धांत कहता है। उसके बाद कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 66 बताता है कम्युनिकेशन के बारे में। उसके बाद आता है सेक्शन 67, निग्लेक्ट कर देता है, उपेक्षा उसमें बर देता है। जैसे मान लेते प्लम्बर के लिए कोई सामान लाने के लिए कहा, प्लम्बर सामान लेने के लिए कहा कि भैया पाइप ले आना, ये ले आना, वो ले आना, अब उसने न पाइप लाया ना कुछ लाया, तो क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। तो यहां पर परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हो गया संविधाएं जिनका पालन नहीं करना होगा। अब आता है संविधाओं का पालन किसे करना होगा, बाय हुम, किसके द्वारा करना होगा, तो पार्टीज के द्वारा, पक्षकारों के द्वारा। सेक्शन 14 बताता है कि पक्षकार, तो पक्षकार कौन होगा, तो वचनदाता होगा, जिसने वचन को दिया है, या उसका अभिकर्ता, वचनदाता या उसका अभिकर्ता के द्वारा उसको क्या करना होगा, पालन करना होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई उसके व्यक्तिगत कौशल पर आधारित है या उसके व्यक्तिगत चीजों पर आधारित है, जैसे नाचना, गाना गाना, विवाह करना, रंग चित्र बनाना, तो ये क्या उसके व्यक्तिगत कौशल पर आधारित है, तो यहां पर उसी को ही पालन करना होगा, उसी के द्वारा ही किया जाएगा, वचनदाता के ही द्वारा ही किया जाएगा, ना कि उसके अभिकर्ता के द्वारा, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा। रंग चित्र बनाने के लिए कहा गया है तो उसी के द्वारा रंग चित्र बनाया जाएगा, परफॉर्म उसी के द्वारा किया जाएगा। थर्ड पार्टीज के बारे में बात करता है, हम थर्ड पर्सन को भी सेक्शन 41 में थर्ड पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अगर उसका यह आशय नहीं था तो हम थर्ड पार्टी को भी बुला सकते हैं। अब ज्वाइंट के बारे में बात कर रहे हैं, संयुक्त रूप से अगर कोई कार्य किया गया तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 42 से लेकर के 45 तक में। अब ज्वाइंट को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं कि ज्वाइंट लायबिलिटी कहां पर है और राइट कहां पर उसका दायित्व है और कहां पर उसके अधिकार के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 42 से लेकर के 44 तक ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बताता है, संयुक्त दायित्व के बारे में बताता है कि जहां पर वचनदाता का संयुक्त दायित्व होगा। यहां पर राइट को बताता है, सेक्शन 45 जो बताता है राइट को, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। अब ज्वाइंट लायबिलिटी, जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने ए, बी और सी ने, तीनों व्यक्तियों ने मिल करके 3,000 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिए थे, मान लेते हैं डी पर्सन से उधार लिया था, तो डी जो है क्या कर सकता है, डी चाहे तो किसी भी एक पर्सन से वह पैसा ले सकता है, तीनों में से किसी एक से भी वह ले सकता है। उसके बाद आता है कि लायबिलिटी, अगर मान लेते हैं किसी एक के द्वारा दे दी गई है, अगर संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति ने पूरा पैसा दे दिया तो इसमें जो क्रम होगा, अब उसमें से जो दो पर्सन हैं, दो व्यक्ति हैं, तो उसमें से मान लेते 3,000 रुपए उसने दे दिए तो 1,000 रुपए क्या करेगा, उन दोनों से प्राप्त कर लेगा। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि एक को अभिमुक्ति दे दी गई है, मान लेते एक निर्योग हो गया है, संयुक्त वचनदाताओं में से एक क्या हो गया, निर्योग हो गया, मान लेते हैं कि दिवालिया हो गया, तो दिवालिया अगर हो गया है तो उसके एसेस्ट जो है, उसकी संपत्ति है, मान लेते हैं उसके पास कोई संपत्ति है, 3,000 रुपए लिए थे, 500 रुपए की उसकी संपत्ति है, और ये ने पूरी पैसा 3,000 रुपए उसको दे दिया, तो 3,000 रुपए में से 500 रुपए घटा दिया जाएगा, कितना बचेगा, 2,500 रुपए। तो 2,500 में से 1,250 वो देगा, 1,250 वह देगा। अगर एक मान लेते हैं कि क्या कर दिया गया, निर्योग हो गया है किसी कारणवश,
तो ये है राइट के बारे में 45 बात करता है कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो ये हो गया आपका संविधाओं का पालन किसे करना होगा, बाय होम। अब आता है व्यतिकारी वचनों का पालन। रिसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? तो पहले आप लोग जानने कि रिसिप्रोकल प्रॉमिस होता क्या है, व्यतिकारी वचन किसे कहा जाता है। तो ऐसे वचन या ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो या प्रतिफल का भाग हो, तो क्या कहलाता है, व्यतिकारी वचन कहलाता है। तो उसके बारे में जो वहां डिफिनीशन दी गई थी सेक्शन 2 में, उसके बारे में आपको जो एक्सप्लेन करता है वो यहां पर करता है सेक्शन 51 से लेकर के 58 तक। हालांकि जनरली इसमें 51 से लेकर के 54 तक ही व्यतिकारी वचनों के बारे में बताया गया है, लेकिन डिटेल में 58 तक में बताया गया है। तो व्यतिकारी वचन क्या होते हैं? तो अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कुछ काम करने के लिए कहा है, तो उस काम के बदले किसी व्यक्ति ने धन देने के लिए कहा, तो काम करेगा और उसके बदले धन लेगा। अगर वह काम नहीं करता तो उसको धन नहीं देना होगा। ये आपका सेक्शन 51 बताता है कि प्रॉमिसी नॉट रेडी है। अगर प्रॉमिसी रेडी नहीं है, वचन ग्रहता क्या है, रेडी नहीं है, तो उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि उसने गृह निर्माण के लिए कहा, मकान के निर्माण के लिए कहा कि मकान का आप निर्माण करिए, निर्माण करने से, और बी ने कहा कि हम इसके लिए आपको लागत देंगे। तो यहां पर उसके द्वारा, वचनदाता के द्वारा मकान का निर्माण करना है, वचन ग्रहता के द्वारा धन देना है। तो अगर वह रेडी नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आता है सेक्शन 52। सेक्शन 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, पालन के क्रम के बारे में कि परफॉर्म कैसे किया जाएगा। तो ऑर्डर क्या है, जैसे मान लेते हैं कि गृह का निर्माण करने के लिए कहा और उसके बदले में धन देने के लिए कहा, तो पहले गृह का निर्माण करिए और निर्माण के बाद आपको क्या मिलेगा, धन मिलेगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है सेक्शन 53, वन पार्टी प्रिवेंट करता है। अगर एक पार्टी क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है, उसको नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य करड़ी हो जाएगा। एक पक्षकार काम कर रहा है, एक पक्षकार नहीं कर रहा है, तो वहां पर शून्य करड़ी हो जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 54, म्यूटेड है, चुपचाप है, चुपचाप है या डिपेंडेंट है, दूसरे पर आश्रित है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पालन करना होगा उसको। उसके बाद आता है, अब ये यहां तक जो था ये व्यतिकारी वचनों से रिलेटेड था डिटेल में। अब ये भी रिलेटेड है, लेकिन उससे ज्यादा रिलेटेड ये नहीं। अब 55 बताता है टाइम के बारे में। किसके बारे में बताता है, टाइम के बारे में, कि टाइम कब होगा। अगर टाइम क्या है, अगर परफॉर्मेंस का टाइम जो है इसेंशियल पार्ट ऑफ द है, अगर इसेंशियल है, मर्मभूत है अगर समय, तो अगर जो मर्मभूत है उसमें पालन अगर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। अगर इसेंशियल पार्ट नहीं है, अगर किसी संविदा का जो है पालन करने में अगर उसका इसेंशियल पार्ट नहीं है, तो वहां पर संविदा समाप्त नहीं होगी। उसके बदले में जो उसको नुकसान हुआ है उसके लिए क्या देना होगा, कंपनसेशन देना होगा, प्रतिकर देना होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, असंभवता के बारे में बात करता है। कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो असंभव हो गया बाद में। मान लेते हैं कि ए ने बी से शादी करने के लिए कहा और बी क्या हो गई, शादी करने से पहले ही मर गई, तो क्या हो गया, असंभव हो गया। उसके बाद आता है सेक्शन 57। अगर कोई एक शाखा लीगल है और दूसरी शाखा इलीगल है, तो लीगल जहां पर होगा, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो लीगल है तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो इलीगल है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया कि मकान बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए उसने एग्रीमेंट किया कि मकान के लिए आपको 10,000 रुपए देंगे, लेकिन अगर आप इस मकान में वैश्यावृत्ति करते हैं तो आपको 50,000 रुपए दूंगा। कितना, 50,000 रुपए दूंगा। तो ए वाला जो होगा, जिसने कहा मकान बेचने के लिए 10,000, वो तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन जो वैश्यावृत्ति के लिए कहा गया क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा वो। उसके बाद आता है सेक्शन 58, अल्टरनेटिव है, लीगल और लीगल दोनों अल्टरनेट पे है, वैकल्पिक है। एक क्या हो रही है, एक वैधपूर्ण है और एक विधि विरुद्ध है। कोई ऐसी शाखा है जिसकी एक शाखा वैध है, दूसरी शाखा क्या है,
अवैध है तो वैध शाखा का परिवर्तन कराया जाएगा, अवैध शाखा परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। जैसे ए और बी ने एक एग्रीमेंट किया कि चावल या अफीम के लिए आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे, तो चावल वाला क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। या लिखा, अगर और लिखा होता चावल और अफीम, तो चावल और अफीम लिखा होता तब इसको हम अलग नहीं कर सकते थे, तब वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वैड हो जाएगा। लेकिन चावल या अफीम लिखा हुआ तो चावल वाला क्या हो जाएगा, विधिपूर्ण हो जाएगा, और अफीम वाला क्या हो जाएगा, अविधिपूर्ण हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आपका व्यतिकारी वचनों के परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि कैसे परफॉर्म किया जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। उसके बाद आता है टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस के बारे में बात करता है कि समय और स्थान क्या होगा जहां पर संविधाओं का पालन करना होगा। जो संविधाएं हैं उनका पालन किस स्थान पर करना होगा, किस समय पर करना होगा, उसके बारे में सेक्शन 46 से लेकर के 50 तक में बताया गया है। तो सेक्शन 46 जो बात करता है, सेक्शन 46 ये बताता है कि अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो उस टाइम और उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया हुआ तो कौन सा टाइम होगा, रीजनेबल टाइम होगा, जो युक्त समय होगा उस समय में आपको परफॉर्म करना होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 47। सेक्शन 47 उसके बारे में बात करता है कि अगर क्या किया गया है, टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया है तो स्पेसिफाइड टाइम में आपको परफॉर्म करना होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 उसके बारे में बात करता है कि अगर टाइम भी स्पेसिफाइड है और आपका प्लेस भी स्पेसिफाइड है तो उसी स्थान पर आपको करना होगा। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कोई रीजनेबल जो प्लेस होगा उस प्लेस में आपको करना होगा। तो ये सारे सेक्शन टाइम एंड प्लेस से संबंधित है कि जहां संविदा का पालन करना होगा समय क्या होगा और उसका स्थान क्या होगा, उसके बारे में आपका बात करता है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब कि संदाय को विनियोग के बारे में बात करता है, जो सेक्शन 59 से लेकर के 61 तक में बात करता है कि एप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा, प्रभाजन कैसे किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऋण लेकर के रखा है तो उसको डिवाइड हम कैसे करेंगे, तो उसके बारे में बात करता है कि सेक्शन 59 जैसा कहा वैसे करना होगा आपको। सेक्शन 59 कहता है कि भैया आपने हमसे 5000 रुपए लिए थे उधार, तो आप जाकर के मेरे बैंक में जमा कर दीजिए, तो आपको वैसे ही जाकर के उसके बैंक खाते में जमा कराना होगा। सेक्शन 60 जो बात करता है ऋणी के द्वारा, अगर मान लेते हैं उसने कई सारे ऋण ले रखे हैं, एक व्यक्ति ने जो है कई सारे ऋण ले रखे हैं, तो उसमें ऑर्डर कैसे होगा, उसका ऑर्डर कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में बताता है सेक्शन 60 बात करता है। सेक्शन 61 जो है ऋणदाता के द्वारा, मान लेते हैं कि उसने पहले 2000 रुपए लिए, फिर उसके बाद 3000 रुपए लिए, फिर उसके बाद 4000 रुपए लिए, कितना हो गया, 10,000 मान लेते हो गया। तो 10,000 रुपए में उसने 5,000 रुपए ही केवल दिए, तो 5,000 रुपए में किसका माना जाएगा, ए का माना जाएगा, बी का माना जाएगा। तो उसमें पहले देखना होगा कि पहले किसका ऋण लिया गया था, तो 3000 से घटाएंगे उसको, फिर उसके बाद दूसरा अगर कोई ऋण लिया हुआ तो उससे घटाएंगे, तो जो बचेगा शेष उसको देना होगा। तो ये संदाय के विनियोग के बारे में बात करता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है संविदाओं के पालन के विषय में बात करता है कि परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। सबसे लेंथी चैप्टर है आपका 37 से लेकर के 67 तक। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरी देखेंगे।